हुकूमत हिंदुस्तान को ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल बिहेव करना चाहिए था। अपनी पोजीशन का नाजायज़ इस्तेमाल करना एक बहुत ही बदकिस्मती है और इतने बड़े मुल्क का। सवाल तो उठेंगे। तो 10 मिनट के अंदर उनके चैनल्स डिफेंस सोर्सेज ने ये कह दिया कि 4 दहशतगर्द थे और उसमें से 2 पाकिस्तानी थे और 2 कश्मीरी थे। जो हमारी एयरफोर्स है इसने ऑलरेडी स्ट्रेटेजाइज टारगेट्स कर लिए हुए हैं टीयर वाइज। दैट मीन्स अगर आप यहाँ आएंगे मारने के लिए, हम यहाँ जाएंगे मारने के लिए। प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं भारतीय प्रोपेगेंडे की। तो पहलगाम का झूठा ड्रामा आखिरकार मोदी हुकूमत के गले पड़ गया। फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की घिनौनी साजिश बेनकाब हो चुकी है और इसके पीछे कोई और नहीं, भारत की बदनाम ज़माना खुफिया एजेंसी रॉ है। टेलीग्राम पर लीक होने वाली खुफिया दस्तावेजात ने भारतीय साजिशों का पोल खोल दिया। दस्तावेजात में सामने आया है कि पहलगाम में जाली कार्रवाई की मंसूबाबंदी जिला अनंतनाग में बनाई गई। सयाहों की आमदरफ्त की निगरानी के बहाने फील्ड ऑपरेटर्स लगाए गए। मीडिया को 36 से 48 घंटे पहले ही वाकई की जगह पर मुतहर्रिक करने का प्लान बनाया गया। लीक दस्तावेजात के मुताबिक हमले के 2 से 4 घंटे के अंदर AI सिस्टम के तहत गवाहों के बयानात लेने का मंसूबा था। धुंधली वीडियोस की मदद से वाकई की तस्वीरें बनाई जानी थी, जबकि मरकजी हैशटैग की बजाय 200 से ज्यादा सोशल मीडिया अकाउंट से गलत मालूमात की मुहिम चलाई जाने की साजिश थी। मगर भारतीय मीडिया ने जल्दबाजी में सारा मंसूबा खाक में मिला दिया और फौरी तौर पर पाकिस्तान पर इल्जाम लगाकर रॉ का पूरा मंसूबा बेनकाब कर दिया। दस्तावेज में ये भी सामने आया है कि ऑपरेशन अमेरिकी नायब सदर JD वैंस की मौजूदगी में किया जाएगा ताकि आलमी बरादरी की हमदर्दी हासिल की जा सके। दस्तावेज में बलूचिस्तान में दहशतगर्द तंजीमों की सरगर्मियों को इस मंसूबे से जोड़ा गया, जबकि CPAC पर भी नजर रखने का जिक्र मौजूद है। आलमी ज़राए इब्लाग में भी ये सच सामने आने लगा है। बरतानवी नशरियाती इदारे BBC ने भारतीय हुकूमत और इंटेलिजेंस के किरदार पर कई सवालात उठा दिए। BBC ने अपनी रिपोर्ट में लिखा है कि अभी तक इस सवाल का जवाब ही नहीं मिल सका कि सयाहती मकाम पर सयाहों की हिफाजत के लिए कोई सिक्योरिटी एहलकार क्यों मौजूद नहीं था। जहां इतने सयाह वहां CCTV क्यों ना थे। भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने भी मोदी सरकार की नाकामी का बोझ उठाने से साफ इनकार कर दिया है और जुडिशल इंक्वायरी का मुतालबा मुस्तरद कर दिया है। बिल्कुल नाजरीन, और इसी तमाम सूरत हाल पे बात करने के लिए इस वक्त हमारे साथ मौजूद है माहिर सिक्योरिटी अमूर एयर कॉमोडोर रिटायर्ड खालिद चिश्ती साहब। बहुत शुक्रिया सर आपकी मौजूदगी का। वेलकम टू सुनो पाकिस्तान। सर, पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की ये जो साजिश है वो बेनकाब हो चुकी है और हम ये देख सकते हैं कि इसके पीछे रॉ जैसी बदनाम खुफिया एजेंसी थी। और हम साथ ही साथ हमें ये भी मालूम हुआ है कि दस्तावेज, ये जो खुफिया दस्तावेज थे वो भी सामने आ चुके हैं। तो आप समझते हैं कि भारत अब इस फरेब को इस्तेमाल कर सकता है पूरी दुनिया को गुमराह करने के लिए, या अपनी ही साजिश में फंस जाएगा? बहुत शुक्रिया नजफ मुझे यहाँ बुलाने का। देखिए, मुझे ये अफसोस होता है कि 1.4 बिलियन आबादी का मुल्क है जिसको 150 करोड़ के करीब लोग बसते हैं, और मैं ये यकीन रखता हूँ कि 150 करोड़ के लोग जंग नहीं चाहते और एग्रेशन नहीं चाहते, वॉर मॉन्गरिंग नहीं चाहते। बट अनफॉर्चुनेटली इतना बड़ा मुल्क मैं एक्सपेक्ट करता हूँ, या जो कि होना चाहिए कि इतनी बड़ी लीडरशिप जिसके नीचे इतने फॉलोअर्स हों, उनकी इतनी इकॉनमी अच्छी हो, वो इंटरनेशनली कनेक्टेड अच्छे हों, वो अपनी पोजीशन को नाजायज़ इस्तेमाल करे या नेगेटिव इस्तेमाल करे फॉर पॉलिटिकल मोटिव्स या एक सियासी मकसद हासिल करने के लिए। मेरा ख्याल है छोटे से छोटे मुल्क दुनिया में आजकल बहुत रिस्पॉन्सिबल बिहेव कर रहे हैं, क्योंकि हम सिविलाइज्ड हो गए हैं। कुछ दुनिया के पोर्शन में अभी भी सिविलाइज्ड हम नहीं हुए, जहाँ जंगें जारी हैं, सप्रेशन जारी है, लेकिन बाय एंड लार्ज दुनिया की अंडरस्टैंडिंग बहुत हो चुकी है। आप जैसे लोग जो मीडिया के लोग हैं हर चीज़ एक्सपोज कर देते हैं चंद घंटों के अंदर, और यही अभी भी हुआ है। तो बदकिस्मती से मेरा ख्याल है पहली बात कि हुकूमत हिंदुस्तान को ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल बिहेव करना चाहिए था। एक बात, अपनी पोजीशन का नाजायज़, जैसे मैंने अर्ज़ किया कि इस्तेमाल करना एक बहुत ही बदकिस्मती है और इतने बड़े मुल्क का। सवाल तो उठेंगे। सवाल आप जैसे लोग ये पूछेंगे कि ये जो पहलगाम की जगह है ये आमतौर पर मई में टूरिस्ट के लिए खोली जाती थी, ये पहले कैसे खोल दी गई एक स्पेशल केस के तौर पर। मैं एक हिंदुस्तानी कश्मीरी का इंटरव्यू देख रहा था किसी चैनल के ऊपर, और उसने कहा कि मैं जब इस जगह से यहाँ तक पहुँचता हूँ तो 10 नाकों से मेरी तलाशी होती है। तो ये कैसे हो गया कि इन नाकों के बगैर आपके लोग वहाँ पहुँच गए? और फिर मैं रिपीटेडली 2-3 दिनों से मीडिया पे बात कर रहा हूँ और मैं अपने अर्ज़ कर रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि आपकी इंटेलिजेंस एजेंसी बहुत पावरफुल है, बहुत आपका नेटवर्किंग है, AI आपके पास है, सर्विलेंस आपके पास है, और आपने 10 मिनट लगाए। मुझे बताया जो ही इंसिडेंट हुआ था, मैं चैनल देख रहा था, तो 10 मिनट के अंदर उनके चैनल्स ने कहा, और ख़ास तौर पे डिफेंस सोर्सेज ने ये कह दिया
कि 4 दहशतगर्द थे और उसमें से 2 पाकिस्तानी थे और 2 कश्मीरी थे। Fast शनाख्त भी बड़ी जल्दी investigation। शनाख्त भी बड़ी जल्दी होगी। और मैं ऐसी एजेंसी को सलाम करूं या क्या करूं उनके साथ, जो 10 मिनट बाद तो बता देते हैं, 10 मिनट पहले नहीं बताते। मतलब यही सब कुछ वो 10 मिनट पहले बता, सवालिया निशान। सही। वो 10 मिनट पहले बता देते। मतलब हम मेरा ख्याल है राफेल की स्पीड से उड़ने की कोशिश कर रहे हैं। सर जरा ये बताइएगा कि भारतीय राफेल तैयारों ने मकबूजा कश्मीर में हमने देखा है कि बड़ी इश्तियाल अंगेज परवाजें की हैं, लेकिन पाक फजाइया की जानिब से हमने देखा कि शानदार रडार सिस्टम और जो दिफाई सलाहियतें हैं फौरी तौर पर ट्रेस किया गया, राफेल तैयारे को पसपाई पर मजबूर किया गया। क्या ये पाकिस्तान एयरफोर्स की वाज़ेह बर्तरी है दुश्मन पर? देखिए, राफेल बर्तरी के लिए लिया गया था 2019 में जब अभिनंदन वाला केस हुआ था। तो आपको याद होगा कि नरेंद्र मोदी ने कहा था कि अगर हमारे पास राफेल होते तो ये वाकया ना होता। राफेल तो लिए, अंडर द टेबल भी बहुत कुछ लिखा ले लिया वो एक अलग टॉपिक, अलग मॉर्निंग शो हो सकता है आपका। पूरा एक मौजू है। मौजू है। तो राफेल 2020 में उन्होंने ऑर्डर किया, $9 बिलियन की डील थी। वन ऑफ द वेरी एक्सपेंसिव, 36 जहाज़ खरीद रहे थे और ये समझ कर लिया गया। मैं थोड़ा सा आपके नाजरीन के लिए टेक्निकल अंडरस्टैंडिंग के लिए बताता चलूँ कि उस जहाज़ को ख़रीदा क्यों गया था। हिंदुस्तान का ख्याल ये था और हिंदुस्तान की एयरफोर्स का ख्याल ये था कि अगर ये जहाज़ आ जाएंगे तो हम दुश्मन को तकरीबन 150 किलोमीटर दूर दुश्मन जहाज़ को तबाह कर सकते हैं। जिसका मतलब है बगैर देखे, 150 किलोमीटर पायलट तो नहीं अपनी आंख से देख सकता। ये हम इस मिसाइल को कहते हैं बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल, BVR कहते हैं हम इसको। अच्छा। जिसका मतलब ये है कि अगर एक फाइटर जहाज़ के पास 150 किलोमीटर की रेंज आ गई है तो वो बड़ा अग्रेसिव हो गया है, वो दुश्मन को पता लगने से पहले ही मार देगा। तो जो प्रेजेंट क़यादत है पाक फ़िज़ाइया की, दूसरी तरफ 2021 में जो प्रेजेंट एयर चीफ़ हैं, एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू, इन्होंने टेक ओवर किया। मैं इनको 40 साल से जानता हूँ। मैं एक स्क्वाड में इकट्ठे सर्व किया हुआ, हमने एज ए नौजवान जब हम थे, मैं उस वक्त से जानता हूँ। एग्रेसिव माइंड नो डाउट, लेकिन अपेरेंटली आपको बहुत कूल माइंडेड लगेंगे। इन्होंने फोर्सी कर लिया कि हम एक ऐसी परमानेंट डिसएडवांटेज पोजीशन पर फॉरएवर चले जाएंगे। तो इन्होंने 2021 में चाइना से J-10C नए जहाज़ खरीदे जो राफेल से कहीं आगे हैं, और ना सिर्फ लिए, 2022 में 1 साल के अंदर रिडक्ट करके डे एंड नाइट ऑपरेशनलाइज करके पायलट्स इंजीनियर की ट्रेनिंग भी मुकम्मल कर ली। उसमें मिसाइल एक लगा हुआ है, PL-15 एक मिसाइल है। PL-15 वो मिसाइल है जो मोस्ट मॉडर्न चाइना का है। समझे जो चाइना ने अपनी एयरफोर्स में इस्तेमाल किया वो हमें दिया है। और आपको बताते मुझे खुशी हो रही है कि वो जो राफेल है उसकी 150 किलोमीटर की रेंज के मुकाबले में हमारा वाला मिसाइल है 200 किलोमीटर प्लस। 200 किलोमीटर प्लस है। 50 किलोमीटर ज़्यादा यानी है। 200 प्लस भी है, वो मैं ज़्यादा डिस्क्लोज नहीं कर सकता चीज़ें, बस 200 आपके उसके लिए अंडरस्टैंडिंग के लिए बता सकता हूँ। दूसरी बात यह है कि पाक फ़िज़ाइया यही नहीं रुकी। पाक फ़िज़ाइया ने ये किया कि हमारे पास राफेल तो J-10C तो लिमिटेड जहाज़ हैं, हमारे JF-17 थंडर जो खुद बनाए हुए जहाज़ हैं ब्लॉक 3, उनको अपग्रेड किया गया और उनके अंदर वही रडार जो आइसर लगा हुआ है J-10C के अंदर, और वही मिसाइल जो PL-15 था हमने उन जहाज़ों पर भी मॉडिफाई कर लिया। जिसका मतलब ये है कि राफेल के मुकाबले में हमारे फ्लीट की जो रेंज 200 किलोमीटर है 150 की निस्बत, वो बहुत बड़ा फ्लीट है, यानी बड़े जहाज़ ज़्यादा है नंबर में जो। तो ये राफेल जो डिज़ाइन हो रहे हैं उनकी एयरफोर्स में, ये सैक किया जा रहा है, ये उनका कसूर नहीं है। उनसे हमदर्दी है मुझे जो एयर मार्शल साहब को निकाला गया है, उनका कोई कसूर नहीं है, उनका सौदा गलत। खालिद साहब, मैं इसी हवाले से बात करना चाह रही हूँ। राफेल तैयारों की नाकाम ऑपरेशन के बाद जो भारतीय एयरफोर्स के वाइस चीफ थे उनको बरतरफ कर लिया गया। आप समझते हैं ये इनको कुर्बानी का बकरा बनाया गया है या इस तरह के मामलात में इसी तरह के एक्शंस होते हैं? देखिए, ये जो हुआ है, मैं मैच्योर रिटायर्ड ऑफिसर के तौर पे मैं कोई जंप नहीं करना चाह रहा कंक्लूजन कि यही वजह है, किसकी इनएफिशिएंसी है। बट अगर जहाज़ की वजह से फायर किया जाता है तो अनफेयर है, बिकॉज जहाज़ उन्होंने नहीं खरीदे थे, पहली बात ये है। हाँ, एम्प्लॉयमेंट अगर कोई फॉल्टी हुई है, जो कि अभी हुकूमत कभी भी नहीं बताएगी हिंदुस्तान की, हमारे एम्प्लॉयमेंट फॉल्टी हुई है क्योंकि हमारे, और एक मैं नाजरीन को एक थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग क्लियर करता चलूँ आपके। कल भी मैं काफ़ी सारे चैनल पे था तो सब मुझे कह रहे थे कि पाकिस्तान की फ़िज़ाइया ने हिंदुस्तान के राफेल को देख लिया या ट्रैक कर लिया। अच्छा। जिससे आपको ये इंप्रेशन लगता है कि शायद हम इधर देख रहे थे तो अचानक हमारी नज़र उधर पड़ी तो हमने राफेल को देख लिया। ऐसा नहीं है, हम कई 100 किलोमीटर तक पूरे हिंदुस्तान के अंदर ऑलरेडी देख रहे हैं। लेट इट बी क्लियर, हमारी विजिबिलिटी है, यानी आने से पहले ही उनकी मूवमेंट पे नजर मूवमेंट हमने रखी हुई है। हमारे पास एयरबोर्न अर्ली वार्निंग रेडार्स हैं जो ऊपर हवा में उड़ रहे हैं और कई मीलों तक अंदर देखने हैं, वो उड़ रहे होते, इस वक्त भी उड़ रहे हैं। और हमारी फ़िज़ाइया ऐसी है, हमें प्राइड के साथ मैं कहना चाह रहा हूँ कि जिसने इस धमाके ये जो इंसिडेंट हुआ है उसके बाद जब हिंदुस्तान ने ऐलान किया हम बदला लेंगे, तो 6 से 8 घंटे के अंदर पूरी एयरफोर्स पूरे पाकिस्तान में वॉर स्टेटस पर चली गई थी, डिप्लॉय कर चुकी थी। यानी जहाज़ हमारे गिलगित बल्तिस्तान से लेकर समंदरों तक पहुँच चुके थे।
और ये फाइटर जहाज़ नहीं है सिर्फ, ये ज़हन में रखिएगा कि फाइटर जहाज़ तो बहुत जल्दी पहुंच जाता है। एयर टू एयर रिफ्यूलर्स, अवैक्स, जैमर्स, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर जहाज़, और सबसे बड़ी बात एयर डिफेंस वेपन्स, हमारे पास जो मिसाइल हैं वो भी पाकिस्तान में डिप्लॉय कर दिए गए। तो ये बड़ा क्रेडिट जाता है पाक फ़िज़ाइया की स्विफ्टनेस को, और इसी वजह से दुश्मन अभी तक डिटर हुआ है, क्योंकि उनको पता है कि अब प्राइस क्या है अगर वो पेनिट्रेट करने की कोशिश करें। सर, जब भी भारत की तरफ से किसी भी सर्जिकल स्ट्राइक का या कोई जहारियत का हमें खतरा महसूस होता है तो पाकिस्तान एयरफोर्स किस तरह से मुतहरिक होती है? हम आपसे डिप्लॉयमेंट नहीं पूछ रहे कि कहाँ पे है, कौन सी चीज़ें, मतलब तैयारे हमारे किस तरह से रेडी होते हैं, लेकिन रिस्पॉन्स टाइम क्या होता है और पाक फ़िज़ाइया किसी भी लम्हे दुश्मन को उसकी अपनी सरजमीन पर सबक सिखाने के लिए कितनी तैयार होती है और किस तरह से? उज़ैर, देखिए हमारी जो फ़िज़ाइया है बाय नेचर, हम आज तक 77-75 साल से ही कहते रहे कि हम बड़े डिफेंसिव इन नेचर हैं, हम दिफा करेंगे जी। अब सिचुएशन नहीं है वो। लेट मी टेल यू, मैं अपना एक डॉक्यूमेंट्रीज बनाता हूँ अपने चैनल एक खालिद चिश्ती के नाम से, मैं एयरफोर्स की रिटायर्ड, शायद आपको आइडिया हो। अब मुझे कुछ महीने पहले इस इंसिडेंट से, बल्कि कुछ हफ्ते पहले एयरफोर्स चीफ की तरफ से स्पेशल इजाज़त दी गई थी और मैं इनके एक फ्रंट लाइन बेस पर गया था, जहां मैं इन्हीं पायलट से मिला था जो इस वक्त हवाओं में और जो राफेल को दौड़ा रहे हैं। ओके। मैंने उनके साथ पूरा दिन गुजारा, मैंने उनके इंटरव्यूज़ किए, फिर अपनी डॉक्यूमेंट्री अपने चैनल पर डाली। तो मुझे उनके अपने नौजवान, आप जैसी उम्र के नौजवान हैं, मुझे देखकर इतनी खुशी हुई कि वो फुल ऑफ एग्रेशन है, फुल ऑफ आइडियाज़ है, फुल ऑफ पैशन है। तो हमारी जो क़यादत है इस वक्त और जो नौजवान हैं, बुनियादी तौर पर एम्प्लॉयमेंट देखिए ये होती है कि एक होता है आप ग्राउंड पर अलर्ट होते हैं, जैसे आप बैठे हैं चाय पी रहे हैं, यहाँ से आपको ऑर्डर मिलेगा, आप भाग के जहाज़ पर पहुँचेंगे, टैक्सी करेंगे, रनवे जाएंगे, टेक ऑफ करेंगे, ये चंद मिनट लगते हैं। लेकिन ये कोई टैंक नहीं दुश्मन का आ रहा, ये फाइटर जहाज़ आ रहा होता है। तो हम अफोर्ड नहीं कर सकते कि ये 5 मिनट जो आप लेंगे वो भी ज़ाया किए जाए। तो उस सूरत में हम हवा में रखते हैं जहाज़ों को, पूरे ऑल ओवर पाकिस्तान आप डिप्लॉय करके रखते हैं, और रेडार्स और बैकअप रखते हैं, ताकि अगर दुश्मन के हर जहाज पर जो बॉर्डर की तरफ आ रहा है उस पर नजर रखें। और वो हवा में भी होते हैं, तो डिफरेंट कैटेगरीज, पेट्रोलिंग चल रही होती है, पेट्रोलिंग 24 घंटे चल रही है, दिन और रात चल रही होती है। ऐसी सिचुएशन में खास तौर पर रूटीन में भी चलती है, बट इसमें तो बहुत अपस्केल हो जाती है। सही, बिल्कुल ठीक है। खालिद साहब, अगर थोड़ी सी कंपैरेटिव स्टडीज कर ली जाए, कंपैरिजन कर लेते हैं, 2019 में ऑपरेशन जो हुआ था स्विफ्ट रिटार्ड में, पाकिस्तान ने भारत को शिकस्त दी, और आप क्या समझते हैं वो सूरत हाल 2019 की और आज की सूरत हाल में क्या डिफरेंसेस हैं? अभी देखिए बहुत फ़र्क है, इसमें कोई शक नहीं कि तमाम जो एयरफोर्स की लीडरशिप होती है पहले भी, उन सबको क्रेडिट जाता है कि वो हमेशा मॉडर्नाइजेशन पर ही काम करते हैं। देखिए मैं जब एक नौजवान आपकी उम्र का एक फाइटर पायलट था, तो मुझे ये पता था कि हमने हमेशा दुश्मन से आउट नंबर्ड ही लड़ना है। हम कभी नंबर मुकाबला नहीं किए, 4 इधर से आएंगे तो 4 उधर से आएंगे, 10 इधर से जाएंगे तो 10 उधर से आएंगे। हमें पता है अगर हम 10 जाएंगे तो 30 उधर से आएंगे। तो हमारी ट्रेनिंग ही बेस्ड होती है 1/3 है हम स्ट्रेंथ में। पहली बात तो ये है हमारी ट्रेनिंग। क्वालिटी हमेशा से पिछले 75-78 सालों में पाक फ़िज़ाइया का फोकस रहा है कि हमने क्वालिटी पर ही कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना, बाकी हर चीज़ पर कॉम्प्रोमाइज़ हो सकता है, और ट्रेनिंग पर नहीं करता, 2 चीज़ें पर। तो 2019, आप कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन, 2019 में एयरफोर्स बहुत बेहतर थी, लेकिन अभी जो पिछले 5 साल में पाक फ़िज़ाइया में इंडक्शंस हुई हैं, एयर टू एयर वेपन्स, मैंने अभी आपको J-10 का बताया है, मैंने आपको JF-17 ब्लॉक 3 का बताया है। मैं एक और चीज़ बताता चलूँ जो हिंदुस्तान के पास है, और आपसे अक्सर लोग शायद पूछते होंगे कि हिंदुस्तान ने एक रशियन वेपन्स लिए हैं S-400, ये बड़े लॉन्ग रेंज मिसाइल हैं, और एक उन्होंने ब्राह्मोस लिया नेवी के लिए, और हमारे कहा जाता था कि हमारे पास उनके मुकाबले में कुछ नहीं है, जबकि मैं आपको नाजरीन के लिए इंटरेस्ट के लिए बताता चलूँ कि हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह बहुत कुछ है। HQ-9 भी एक चाइना का मिसाइल है जो उससे भी ज़्यादा लॉन्ग रेंज हमने ले लिया, 8 महीने पहले 9 महीने पहले हमने ऑपरेशनलाइज किया था। उसकी रेंज भी ज़्यादा है, उसकी एक्यूरेसी भी ज़्यादा है, और वो सिक्योर भी ज़्यादा है अपने टारगेट, क्योंकि वो स्टेल्थ है, नज़र भी नहीं आता दुश्मन को पहुँचना। तो बहुत कुछ है, लेकिन दुआ करनी चाहिए। जैसे मैंने शुरू में कहा कि हिंदुस्तान के 1.4 बिलियन लोग नहीं चाहते, और पाकिस्तान के 24 में भी कोई नहीं चाहता। पाकिस्तान बिल्कुल ठीक नजफ ने कहा कि मुसल्लत करने की कोशिश हो रही है ना, जान तो एग्जैक्टली 24 करोड़ लोग पाकिस्तान के भी नहीं चाहेंगे कि ऑपरेशन स्विफ्ट रिटार्ड हमारी मजबूरी बन जाए, लेकिन हमारी मजबूरी होगी। लेकिन अंडर एस्टिमेट नहीं किया जाना चाहिए कि हमारी कैपेबिलिटी नहीं है। कैपेबिलिटी वाइज कोई इशू नहीं है, और गॉन आर द डेज, वो दिन चले गए जब हम कार करते थे हम डिफेंसिव जंग लड़ेंगे। मैं आपके नाजरीन की इंटरेस्ट के लिए और इत्मीनान के लिए बताता चलूँ कि ये हम पाक फ़िज़ाइया ने, मैं एश्योरेंस दे सकता हूँ नोइंग द एयरफोर्स दीज डेज, मैं बड़े मुलाकात करता हूँ लोगों से, जो हमारी एयरफोर्स है इसने ऑलरेडी स्ट्रेटेजाइज टारगेट्स कर लिए हुए हैं टीयर वाइज। दैट मीन्स अगर आप यहाँ आएंगे मारने के लिए, हम यहाँ जाएंगे मारने के लिए। यानी ये नहीं होगा
कि आप करके कोई ऑपरेशन चले जाएं और हम फिर मीटिंग बुलाएंगे, फिर हम सोचेंगे, फिर हम टारगेट बिल्कुल स्ट्रैटेजी ऐसा नहीं बनाएंगे, होगा। ऐसा नहीं फौरी जवाब है, दिया लिस्टेड जाएगा। डाउन है। बिल्कुल आपने सर और सही details। कहा, हम जंग नहीं चाहते, लेकिन अगर कोई चाय की तलब में आना चाहे तो मना भी नहीं कर सकते फिर उसको। सर लास्टली हमें ये बता दें कि आपको ये लगता है कि ये सिर्फ महज इश्तियाल अंगेजी है या फिर इसके पीछे कोई बड़ी स्ट्रेटजी है, कोई इस तरह की मूवमेंट है जो कि इंडिया करना चाह रहा है? देखिए, इतना बड़ा मुल्क जब इतनी हाइप क्रिएट करता है तो उसके पीछे उसके पॉलिटिकल, डिप्लोमेटिक, मिलिट्री ऑब्जेक्टिव्स तो होते हैं, बिकॉज इतने लोगों को आपने हॉस्टेज बनाया हुआ है। 900 उनके चैनल्स हैं, आप जैसे जो मीडिया के वहाँ क्रॉस द बॉर्डर बैठे जी। हैं, मैं तो हिम्मत ही नहीं करता उनको सुनने की। वो लगता है सिर्फ गालियां नहीं दे रहे, बाकी सब कुछ हो रहा है। बिल्कुल ऐसा ही आप लोग बड़ा मेच्योर प्ले कर रहे हैं, आप बड़ा सुकून से मेरे से बात कर रहे हैं, मैं आपको सुकून से जवाब दे रहा जी हाँ। हूँ। उनके जो एनालिस्ट भी आते हैं वो भी ये कहते हैं खाल उधेड़ दो, फलां कर दो। मैंने तो किसी खाल उधेड़ने की बात नहीं की इतनी देर में। मैं ये कह रहा हूँ कि हमें राइट है। हम देखिए, पाक फिजाइया और हमारी आर्म फोर्सेस और बैक्ड बाय अवाम, जी हम फतह, शिकस्त, विक्ट्री, पॉइंट स्कोरिंग, हरा दिया, मार दिया, भगा दिया के लिए नहीं लड़ते। हम लड़ते हैं फॉर आवर सोवरेनिटी। हम लड़ते हैं अपने सर्वाइवल के लिए, हम लड़ते हैं अपनी अना के लिए। हम किसी को स्कोर नहीं बताते, हम किसी को नहीं पॉइंट स्कोर बताना चाहते कि देखो हमारे पास ये है। हम बिल्कुल नहीं कहते। हमारे एम्स क्लियर है, हमें इज्जत से रहने दिया जाए। हम भी क्योंकि सबको इज्जत से रहने देना चाहते हैं। बिल्कुल ठीक है। और पाकिस्तान भी जो है वो खत्ते में अमन चाहता है, किसी किस्म की जारियत नहीं चाहता, लेकिन अगर की गई तो जवाब के लिए भरपूर तैयार है। बहुत शुक्रिया खालिद चिश्ती साहब आपके वक्त का।